हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो गाइस, हमने पिछली वाली वीडियो में किया था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी और हमने ये जाना था कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी सबसे पहले दी थी जीन पियाजे ने और उनसे प्रेरित होकर यह थ्योरी किसने दी थी, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो उनसे प्रेरित होकर यह वीडियो दी थी कोलबर्ग ने। आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के बारे में ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा, बाय कोलबर्ग। इनके बारे में पहले थ्योरी शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने कैसे दी। वह दी थी इन्होंने जीन पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से प्रेरित होकर और इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग और यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और यह इन्होंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी ले रखी है। तो इन्होंने क्या किया था, मॉरल डेवलपमेंट कैसे बनाया था, कैसे इनका विचार बना था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि विचार कैसे बना था जीन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को देखकर, उससे मोटिवेट होकर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहाँ के शिकागो में इन्होंने 72 बॉयज, ध्यान दीजिए 72 बॉयज को इन्होंने ग्रुप में जो जिनकी एज थी 4 से 16 एज, मतलब 4 से 16 साल तक के बच्चों को इन्होंने लिया और इन्होंने लिया 72 बॉयज को और उनके एक्सपीरियंस पर उन्होंने बातें की उन बच्चों के साथ में, उनको एक स्टोरी सुनाई और स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने बच्चों से क्वेश्चनिंग की और क्वेश्चनिंग करने के बाद उन्होंने बच्चे को एक दुविधा में डाल दिया, यानी कि कंफ्यूजन में डाल दिया, क्वेश्चन में फंसा दिया या अटका दिया। और फिर इस क्वेश्चन से, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बच्चों ने जो तर्क दिए, जो रीजनिंग दी, उसके बेस्ड पर फिर इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी। तो क्या किया इन्होंने, शिकागो के 72 बॉयज लिए और उनके एक्सपीरियंस या फिर उन पे कह सकते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट किया या कह सकते हैं स्टडी की, बॉयज पर स्टडी की। और उस स्टडी में क्या किया, इन्हें एक मॉरल स्टोरी सुनाई और मॉरल स्टोरी सुनाने के बाद में इन बच्चों से क्वेश्चनिंग की, यानी कि इन्होंने बच्चों से सवाल पूछे और सवाल ऐसे थे कि बच्चे दुविधा में फंस जाते थे, बच्चों को आंसर देने में दुविधा होती थी या फिर हम कह सकते हैं कि दिक्कत होती थी। तो वो दुविधा थी ना, जो यहाँ पे हम दुविधा नाम वर्ड दे रहे हैं, तो उस दुविधा को कहा गया, कोलबर्ग ने नाम दिया डेलिमा का। क्या नाम दिया, डेलिमा वो चीज है जहां पर क्वेश्चनिंग की और बच्चे को दुविधा आई, एक प्रॉब्लम हुई, जिससे मतलब ये दुविधा उत्पन्न होने के बाद बच्चों ने अपने थिंकिंग प्रोसेस को अच्छा किया और तर्क देने शुरू किए और फिर इन तर्क के बाद में बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिए, इस रिस्पॉन्स से मतलब दुविधा के बाद बच्चों ने थिंकिंग की और थिंकिंग के बाद बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए, तो इन रिस्पॉन्स के ऊपर ही यह थ्योरी इस्टेब्लिश हुई है, यह थ्योरी बनी है जिसका नाम है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो यह स्टोरी सुनाई थी मॉरल स्टोरी, तो उस स्टोरी में एक जो फेमस स्टोरी है वह है हेन्स की स्टोरी।
और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये डेलिमा जो है ना, डेलिमा यानी कि एक समस्या, तो इसको कहा जाता है कि क्या स्टोरी थी वो, हेंज। हेंज एक इंसान, एक आदमी है जिसके ऊपर ये स्टोरी उन्होंने नाम लेके बनाई है स्टोरी, और इसको हेंज डेलिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हेंज डेलिमा। तो हेंज डेलिमा क्या है, चलिए हम बताते हैं हेंज डेलिमा क्या है। तो हेंज डेलिमा है कि एक इंसान है जिसका नाम है हेंज, और उनकी वाइफ है, इनकी हेंज की वाइफ, हम थोड़ा लिखते चलते हैं ताकि हम भूले ना। हेंज है, इनकी वाइफ है, और इनकी वाइफ को एक बीमारी है जो कि जानलेवा बीमारी है। तो इनकी वाइफ को है कैंसर, और यह थोड़े गरीब इंसान है, यह एक गरीब इंसान है। इनकी वाइफ के कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है, और अब उनको डॉक्टर ने उनको पर्ची बना के दी है, एक स्लिप दी है दवाइयों की, आप ये दवाइयां लेके आइए। तो हेंज जाता है स्लिप लेके अपनी दवाइयों के मेडिकल स्टोर पर। कहाँ जाता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है, और वहां से स्लिप दिखा के कहता है कि मुझे दवाइयां चाहिए। तो उस मेडिकल स्टोर वाला उसको दवाइयां देता है, तो वो कहता है कि इसके आपको 2000 रुपए देने होंगे। मेडिकल स्टोर रुपए मांगता है 2000 रुपए, लेकिन हेंज के पास है सिर्फ 200 रुपए, और वह दवाई भी 200 रुपए की है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने उससे 2000 रुपए मांगे। और हेंज इस पर सवाल उठाता है कि यह तो 200 रुपए की दवाई है, आप 2000 रुपए क्यों ले रहे हो। तो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि यहाँ यह दवाई बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, डिमांड में भी है, तो इसके मैं मुंह मांगी कीमत लूंगा। यानी कि उसकी मर्जी है भाई, जैसा कि आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में देखिए चल भी रहा है। अभी हाल ही में टाइम में देखिए हमारे हॉस्पिटल में कितने कम बेड थे, बेड मिल नहीं रहे थे, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही थी, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कई जगह पर मुंह मांगी कीमत में भी ऑक्सीजन हमें इमरजेंसी में खरीदना पड़ा है। तो ठीक वैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने भी अपनी मुंह मांगी कीमत उससे मांग ली, लेकिन हेंज के पास तो इतने रुपए नहीं थे, उसके पास तो सिर्फ 200 रुपए ही हैं, और उसके पास 2000 की दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। हेंज काफी बहस करता है मेडिकल स्टोर वाले से, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला नहीं मानता, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि अगर दवाई लेनी है तो 2000 रुपए लाओ, नहीं तो यहां से जाओ। तो हेंज चला जाता है, और जब शाम हो जाती है, जब मेडिकल स्टोर वाला अपने मेडिकल स्टोर को बंद करके चला जाता है, तो हेंज उस दवाई की चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। तो यह थी स्टोरी। तो इस स्टोरी से डेलिमा, जो हेंज डेलिमा है, तो इससे सवाल पूछे गए बच्चों से, जैसा कि एज थी यहाँ पर 4 से 16 साल के बच्चे, तो अलग अलग एज वालों से क्वेश्चन की गई है कि हेंज ने ठीक किया या गलत किया, उसको इसकी बात का चोरी करने का सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसके बारे में बच्चों ने जैसे एज थी वैसे अकॉर्डिंग ही उन्होंने आंसर दिए। किसी ने कहा हेंज ने ठीक किया, किसी ने कहा कि हेंज ने चोरी की है, चाहे बेशक उसने मजबूरी में की है, लेकिन उसे दंड मिलना चाहिए। तो इस तरह के आंसर मिले। तो इस तरह के आंसर कैसे मिले, देखिए हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि बच्चे ने कैसे कैसे, आपको भी समझ में आएगा कि कौन सी एज के बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके आगे स्टेजेस के बारे में कि कितनी इन्होंने स्टेज दी हैं और क्या क्या इन्होंने स्टेज में कहा है। तो हम क्या सीक्वेंस बना था कि उन्होंने पूछा, पहले मॉरल स्टोरी सुनाई, और मॉरल स्टोरी के बाद उन्होंने बच्चों से क्वेश्चनिंग की, और क्वेश्चनिंग के बाद बच्चों के जो मॉरल डायलेमा बन गया है, यानी कि समस्या उनके आगे उत्पन्न हो गई है, इस समस्या के बाद में बच्चों ने थिंकिंग की, सोच विचार किया कि आखिर क्या हुआ है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, और फिर बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बेस पर यह थ्योरी बनी। तो चलिए जानते हैं कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेज दी हैं। तो कोलबर्ग ने स्टेज दी हैं 6। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेज दी हैं, तो स्टेज हैं 6। और अगर पूछ लिया जाए कि कितने लेवल दिए हैं, कितने लेवल दिए हैं, तो लेवल हैं 3 और स्टेज हैं 6। हर एक स्टेज में, हर एक लेवल में 2 स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। एक लेवल में 2 स्टेज। तो देखते हैं वे कौन कौन से स्टेज हैं और कौन कौन से लेवल हैं।
तो हम पढ़ेंगे 3 लेवल ऑफ, हम हेडिंग डाल देते हैं 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, तो वह 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो यह 3 लेवल है। नंबर 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, और इसकी एज मानी गई है 4 से 10 साल। 4 से 10 साल। और सेकंड स्टेज है हमारी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाएगा परंपरागत अवस्था, और जिसकी आयु मानी गई है 10 से 13 साल। 10 से 13 साल। और थर्ड हमारी स्टेज है, यानी लेवल, थर्ड हमारा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। तो यह हिंदी में होगी उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसकी आयु मानी गई है 13+। तो गाइज देखिए, यहाँ पर एक वर्ड रिपीट हो रहा है, कन्वेंशनल। तीनों स्टेज में, तीनों लेवल में यह रिपीट हो रहा है, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत। तो यह परंपरा क्या वर्ड है? परंपरा कहाँ होती है? समाज में ही होती है। वो चीजें, वो परंपरा जो हम फॉलो करते हैं, हर कोई फॉलो करते हैं, हर समाज की अपनी अपनी परंपरा होती है। तो अगर हम इनका सिंपल वे में या फिर याद रखने के लिए ही कह सकते हैं हम कि अगर हम इनको याद रखें तो क्या मानेंगे कि पूर्व परंपरा यानी कि परंपरा से पहले की अवस्था, जिसमें बच्चे को परंपरा के बारे में नहीं पता है कि समाज की क्या परंपरा है क्या नहीं है, जो हमें बताया जाएगा वही सब बच्चा मानेगा। तो यह क्या होगी स्टेज? परंपरा से पहले की अवस्था, क्योंकि इसमें लिखा है पूर्व परंपरा यानी कि प्री यानी कि बिफोर। और सेकंड है परंपरागत अवस्था, यानी कि परंपरा के दौरान या परंपरा के अनुसार अवस्था। फिर तीसरे में आ रहा है उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि परंपराओं के बाद की अवस्था है ये, यानी कि परंपराओं के बाद की अवस्था है, और इसकी एज मानी गई है 13+, यानी कि 13 साल के बाद की अवस्था। तो चलिए हम देखते हैं इनको डिटेल में और जानेंगे कि कौन से लेवल में कौन सी स्टेजेस इंक्लूड हो रही हैं। तो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हिंदी में हम बता चुके हैं कि हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्व परंपरागत अवस्था। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इस समय पर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं या फिर जितनी भी गतिविधियां बच्चा करता है, उनके लिए एक्सटर्नल यानी कि बाह्य रूप से मोटिवेट होता है बच्चा। यानी कि जो भी इस समय पर एक्टिविटी करेगा या गतिविधियां करेगा बच्चा, वह किन से प्रेरित होकर करेगा? एक्टिविटी करेगा वो सब एक्सटर्नल यानी कि बाहर वालों से, बाह्य, यानी कि जैसे पेरेंट्स हो गए या फिर हमारे सिबलिंग हो गए या टीचर हो गए, उनसे प्रभावित होकर या फिर उनसे प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर करता है। और इसमें कौन कौन सी स्टेज आती हैं? यहाँ पर क्या हमने लिखा था? पूर्व परंपरागत, यानी कि परंपरा से पहले। यहाँ पर बच्चे को किसी भी परंपरा का या किसी भी नैतिकता के बारे में नहीं पता। यहाँ पर बच्चे को जो बता देंगे हम, वही सब सही है, वही सब ठीक है। तो इसमें जो सब स्टेज आएंगी, या फिर जो हम कहते हैं कि 6 स्टेज हमने की थी कि हर एक लेवल में 2 स्टेज आएंगी। तो इसमें कौन कौन सी स्टेज आ रही है? इसमें पहली स्टेज है पनिशमेंट
punishment and obedience, punishment and obedience, orientation स्टेज। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यह स्टेज कौन से लेवल के अंदर आएगी, कौन से लेवल में इंक्लूड होती है। तो इस स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए अपने पेरेंट्स का कहा मानता है। जैसे कि आजकल बच्चे देखिए मोबाइल का कितना रुझान है, बच्चे मोबाइल यूज करने के लिए कितनी जिद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चे की माँ या फिर बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को कह रहे हैं बार बार में कि आप टाइम पे स्टडी करो, या फिर आप मान लीजिए ज्यादा गंदगी फैला रहा है बच्चा, तो माँ बाप कहेंगे गंदगी मत फैलाओ, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा। तो अब पेरेंट्स ने क्या उसको बोला कि अगर तूने अब की बार गंदगी फैलाई या अब की बार तूने कहना नहीं माना तो तुझे फोन में गेम खेलने नहीं देंगे। अब बच्चा तुरंत सुधर गया, सफाई भी रखने लग गया, और बड़ों के जो भी घर में आता है तो पेरेंट्स ने जैसे कहा था कि घर में कोई बड़ा आता है उसके पैर छुओ, उसको नमस्ते करो, तो अब बच्चा देखो वो बाकी काम भी करने लग गया। यानी पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा बड़ों का कहना मानता है, ओबीडियंट बनता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए कहना मानना या फिर ओबीडियंट बनना। सेकंड इसमें स्टेज आएगी, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज, या फिर इसे कहा जाता है, इसको एक नाम और दिया जाता है एक्सचेंज स्टेज, और इसे हिंदी में कहा जाएगा पुरस्कार। मतलब इसे हिंदी में कहा जाएगा कि ऐसी चीजें जो बच्चा लेन देन के बारे में इस तरह से सीखता है। तो हम डिटेल में जानते हैं इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। इस स्टेज को काफी फोकस किया गया है स्टेज के ऊपर, और 2-3 नाम इसके दिए गए हैं, तो हम उन 2-3 नामों के बारे में जान लेते हैं पहले। इस स्टेज को टिट फॉर टैट भी कहा गया है। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, और इसे आई फॉर एन आई भी कहा गया है। इसका भी लगभग यही मीनिंग होता है, जैसे को तैसा ही। और यह कहते हैं, यह लाइन है फिलॉसफी की, यह लाइन है फिलॉसफी की, और इसमें क्या क्या होता है वो हम जानते हैं कि टिट फॉर टैट इसे क्यों कहा गया है, आई फॉर आई इसे क्यों कहा गया है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो इसको टिट फॉर टैट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चा पुरस्कार या फिर अन्य लाभ के लालच में आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा कोई भी कार्य करता है वह क्यों करता है, ताकि उसको रिवॉर्ड मिले, ताकि उसको कोई और बेनिफिट भी मिले, यानी कि लालच में। तो ये क्या हो जाएगी लाइन ये इसकी, पुरस्कार और अन्य लाभ के लालच में आज्ञा का पालन यानी कि ओबीडियंट बनता है। और यहाँ देखिए ये इसमें बच्चा शर्त रखनी भी शुरू कर देता है, और बच्चा यहाँ पर शेयरिंग भी करता है। बच्चा यहाँ पर शेयर भी करता है चीजों को, लेकिन वो शेयर एक शर्त के ऊपर करता है, अदला बदली। जैसा आपने बच्चों को देखा भी होगा कि बच्चे अपने टॉयज शेयर करने शुरू कर देते हैं, लेकिन वह क्या करेंगे कि आप मुझे अपना टॉय दोगे खेलने के लिए तो मैं आपको अपना टॉय दूंगा। और जैसे कि यहाँ कहा गया है टिट फॉर टैट, वो इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ पर शर्त रखता है कि आप जैसा कह रहे हैं मैं वो तभी करूंगा जब आप मेरा जो मैं चाहता हूं वो आप मुझे देंगे। बच्चा कहता है
जो बच्चा चाहता है उसे वही दो, तब वह आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब वह आपका कहाँ मानेगा। यानी कि शर्त शुरू हो जाती है यहाँ पर। और अदला बदली यानी कि गिव एंड टेक वाला उसका यहाँ पर बिहेवियर होता है, गिव एंड टेक वाला। और बच्चा कहता है, क्या होता है यहाँ पर उसका मेन जो बिहेवियर होता है, जो बच्चा चाहता है या जो बच्चे को चाहिए, जो बच्चा चाहता है उसे वही देंगे तो वह आज्ञा पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। तो यहां पर देखिए उसने शर्त रखी ना, यहां पर बच्चा शर्त रखनी शुरू कर देता है। तो सेकंड ये थी हमारी फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल में 2 स्टेज, जिसमें पहले थी पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन स्टेज, सेकंड स्टेज थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज, या फिर जिसे हम एक्सचेंज स्टेज भी कह देते हैं। अब हमारा सेकंड लेवल है जिसका नाम था कन्वेंशनल स्टेज या कन्वेंशनल लेवल, और जिसे हिंदी में कहा गया है परंपरागत स्तर। और इसकी एज क्या थी, इसकी एज थी 10 से 13 साल। और इसमें कौन कौन सी स्टेज आती हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहली स्टेज आती है इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेंस स्टेज, जिसे हिंदी में कहेंगे अच्छे व्यक्तिक संबंध बनाना। तो इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। इस स्टेज में बच्चा जो भी काम करता है वह बिना किसी लालच के या बिना किसी इच्छा के करता है कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बच्चा कहता है कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर बच्चा, वो एक क्वेश्चन आता है ना कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, तो ये वो वाली स्टेज है। यहाँ पर बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल वाले काम करने लगता है, यानी कि उसे अच्छा लगता है कि बाकी सब उसकी प्रशंसा करे, बाकी सब उसकी तारीफ करे। तो यहाँ पर बच्चा सोसाइटी का केंद्र बिंदु बनना चाहता है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ सोसाइटी का, अपने घर वालों का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट बनना चाहता है। तो क्या बनना चाहता है वह? सोसाइटी का सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु बनना चाहता है, केंद्र बिंदु। वह चाहता है कि हर कोई उसके ऊपर ध्यान दे, बनना चाहता है। और क्या होता है इसमें, वह जो भी, और वो क्या कहता है, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली चीज है यहाँ पर। तो वह सामाजिक स्वीकृति भी चाहता है कि ताकि वह अच्छे काम क्यों करेगा वहां पे, ताकि समाज उसको एक्सेप्ट करे, सामाजिक स्वीकृति मिले, सामाजिक स्वीकृति मिले। और इसको कहेंगे हम इंग्लिश में सोशल एक्सेप्टेंस मिले। और यहाँ पर वो कैसे मोटिवेट होता है, वो अंदर से मोटिवेट होता है कि वह समाज को अच्छा दिखाए, अच्छा गुड बॉय और गुड गर्ल वाली चीज को प्राप्त कर ले, उसके सब सेंटर पॉइंट बने, सब उसकी तारीफ करे, हर कोई उसी के ऊपर ध्यान दे। तो इसलिए यहाँ पर बच्चा अब बिना किसी इच्छा के या फिर मतलब बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस वो चाहता है कि सब कोई तारीफ करे, सब कोई इसके ऊपर ध्यान दे। और इसीलिए वह इंटरनल यानी कि अंदर से इंटरनल मोटिवेट होता है, इंटरनल मोटिवेट होता है यानी कि आंतरिक, अंदर से आंतरिक मोटिवेशन प्रेरणा उसमें होती है। और बच्चा यहाँ पर शेयरिंग, देखिए आपने देखा होगा इस एज पर बच्चे आके शेयरिंग काफी देखी गई है बच्चे में। जैसे एग्जांपल लेके मान लीजिए, अगर बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं या फिर कोई और भी चीज खा रहे हैं, तो बच्चे एक दूसरे को पूछते हैं, लीजिए आप भी ले लीजिए, आप भी लीजिए, लीजिए ना थोड़ा सा लीजिए।
थोड़ा तो खाइए, ऐसे ऐसे करके बच्चे देखे काफी फोर्स भी करते हैं ऐसी एज पे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे उन्होंने शेयरिंग काफी अच्छे से आ गई है और वो गुड बॉय और गुड गर्ल वाली चीज चाहते हैं। और इसकी सेकंड स्टेज है, यहीं पर हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। तो सेकंड यहाँ पर स्टेज आ जाती है अथॉरिटी मेंटेनिंग स्टेज। अथॉरिटी मेंटेनिंग स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ पर क्या करता है बच्चा? जैसा ये देखिए नाम से ही हो रहा है शो कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी हमारे समाज के नियम हैं, जो भी हमारे समाज के रूल बने हुए हैं, उनको बच्चा मानता है और उनको एक जिम्मेदारी के साथ में, एक सिंसियरिटी के साथ में निभाना शुरू कर देता है। बच्चा यहाँ पर खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मानता है, एक जिम्मेदार नागरिक मानता है। वह कहता है मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और जो भी हमारे समाज के नियम और कानून हैं, समाज के नियम और कानून हैं, उनको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। उनको सभी को फॉलो करना चाहिए। जो ये रूल रेगुलेशन है हमारे समाज के, सभी को फॉलो करना चाहिए। और यदि कोई इन रूल्स को ब्रेक करता है, यानी कि कानून को तोड़ता है, तो उसे पनिशमेंट यानी कि दंड दिया जाए। तो क्या किया जाए? उसे पनिशमेंट दी जाए। ऐसा बच्चा इस स्टेज में मानता है कि जो कोई गलत करता है तो वो है गिल्टी है और उसे रूल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा समाज इन रूल के बेस पर ही बनता है, इन रूल से ही चलता है। और जो भी समाज के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनको बच्चा यहाँ पर सही मानता है। बच्चा क्या कहता है कि ये रूल और रेगुलेशन सही हैं और बच्चा उनका पालन करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोशल बच्चे में एक मेन पॉइंट आ जाता है कि सोशल कॉन्शियस हो जाता है बच्चा। यहाँ पर सोशल कॉन्शियस हो गया, यानी कि सामाजिक चेतना बच्चे में आ जाती है इस एज पर। बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया है। देखिए बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर रूल ब्रेक नहीं करने हैं, जो भी रूल बने हुए हैं वो सारे सही हैं और अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा इस स्टेज में बच्चे की सोच हो जाती है। इसके अलावा और भी हमारे स्टेज हैं, चलिए हम आगे देखते हैं और कौन सी स्टेज आ रही है। तो अब तक हमने पढ़ी थी सिर्फ 2 लेवल और हम अब पढ़ेंगे 3rd लेवल, लेवल नंबर 3। और 3 लेवल का नाम क्या था? 3 लेवल का नाम था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और जिसे हिंदी में क्या कहा गया है? इसे हिंदी में कहा गया है परंपरागत के कौन सी वाली स्टेज? बाद वाली स्टेज। तो इसे कहा गया है उत्तर परंपरागत अवस्था। और इसकी एज मानी गई है 13+ यानी कि 13 साल के बाद की अवस्था। तो इसमें ये कौन सी अवस्था है जहां पर बच्चा परंपराओं के बाद वाली अवस्था है। ये हमने 3 अवस्था करी थी, एक तो परंपरा से पहले और एक परंपरा के दौरान और एक परंपरा के बाद। तो यह परंपरा के बाद वाली स्टेज है, लेवल है। और इसके अंदर 2 स्टेज आती हैं। तो 2 स्टेज कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक स्टेज आ रही है नंबर 3, क्योंकि अब तक हमारी कितनी स्टेज आ गई हैं? 4 स्टेज आ गई, क्योंकि हर लेवल में 2 स्टेज हैं। तो अब तक हम 4 स्टेज पढ़ चुके हैं। तो हमारा 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल
इंडिविजुअल राइट। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे सामाजिक अनुबंधन या संबंध या समझौता भी कह सकते हैं इसको, सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत अधिकार। तो यह है हमारी 5वीं स्टेज। इसमें क्या है देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर राइट की बात हो रही है, और राइट किसके? इंडिविजुअल के, खुद के, स्वयं के बारे में। तो बच्चा यहाँ पर स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, और यहाँ पर उसे अपने राइट के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। और यह अवस्था जो है किशोर अवस्था के दौरान आती है। यहाँ पर किशोर अवस्था शुरू हो गई है, और यहाँ पर बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी अच्छे से मैच्योर हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में आ गई है, क्योंकि बच्चा मैच्योर होने लग गया है, और डिसीजन मेकिंग बच्चा अब यहाँ पे कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसीजन मेकिंग, यानी कि उससे जो भी बात है, नैतिकता है, अब वह चीजों को जांच पड़ताल करके मानेगा। जो भी नियम बने हैं, जो भी परंपरा बनी है, उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा और एक तर्क देना शुरू कर देगा। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उत्पन्न होगी, जिसके चलते बच्चे में इमेजिनरी भी आ जाएगी, इमेजिनेशन भी काफी अच्छे से हो जाएगी। और जैसे कि बच्चे में यह खासियत आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गई है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो गई है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी हो गई है, और इमेजिनेशन भी काफी ये कर लेता है। तो अब बच्चा जो भी हमारी परंपरा बनी है उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करेगा, एनालिसिस करेगा, और वह कहेगा कि जो जिस परंपरा से किसी का भला नहीं हो रहा है या फिर जिनसे किसी का नुकसान हो रहा है, उस परंपरा को, जो परंपरा मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरा नुकसान कर रही है, मेरे लिए एक बाधा के रूप में है, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए, उस परंपरा का कोई भी लाभ नहीं है। यानी कि यहाँ पर रूल ब्रेक की बात करता है बच्चा, रूल्स ब्रेक की बात करता है, और यहाँ वह स्वयं के बारे में सोचता है, जैसा हमने बताया। और इसीलिए यहाँ पर ये रूल्स ब्रेक, और बच्चा कैसे मोटिवेट होता है, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर मोटिवेट होता है, इंटरनल मोटिवेशन होती है बच्चे में, इंटरनल मोटिवेट होता है। तो बच्चा कहता है रूल को तोड़ दो, जो रूल मुझे फायदा नहीं दे रहे, जो रूल मेरी डेवलपमेंट के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उस रूल को टूट जाना ही अच्छा है, उस परंपरा को वह नहीं मानना चाहता। और यहाँ पर बच्चा खुद के नियम बनाना चाहता है, क्योंकि पहले वाले नियम तो उसने तोड़ दिए, तो अब बच्चा खुद के नियम बनाना चाहेगा, खुद के नियम बनाना चाहता है, खुद के रूल बनाना चाहता है जो उसके लिए सही हो। तो यह थी हमारी 5वीं स्टेज। और 6 स्टेज देख लेते हैं। 6 एंड लास्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं। 6 स्टेज का नाम है यूनिवर्सल एथिकल स्टेज। हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारा मिक्सअप ना हो। तो हमारी 6 स्टेज एंड लास्ट स्टेज क्या है? 6 स्टेज हमारी है यूनिवर्सल एथिक स्टेज, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्सल सच के बारे, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर माना जाता है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग। यानी कि बच्चा कहता है कि मानवता ही सब कुछ है,
यहाँ पर क्या माना जाता है? मानवता ही सबसे ऊपर है, मानवता ही सब कुछ है, सबसे ऊपर है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है और सब कुछ है, सब कुछ है। इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है आत्मा की आवाज। इसीलिए इसको कहा गया है आत्मा की आवाज, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सोल वॉइस एज। सोल वॉइस एज, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी आत्मा की सुननी शुरू कर देता है और बच्चे का मानना है कि कोई भी रूल, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी परंपरा इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकती। अगर उस नियम से, उस परंपरा से मानवता का अहित होता है, नुकसान होता है, तो उस परंपरा को तोड़ देना ही सही है। तो यह थी हमारी मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज और 3 लेवल। और इनका क्या कहता है एक और, कि जैसे ये वाली हमारी स्टेज थी, इससे पहले वाली जिसमें हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बच्चा खुद के नियम बनाना चाहता है और बच्चा यहाँ पर बदलाव की बातें करता है, बदलाव या चेंजेस की बातें शुरू कर देता है, कि बात करता है। तो बात तो देखिए अपने आप ही होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब वह पुराने रूल तोड़ देगा तो नए रूल बनाएगा, तो अपने आप चेंज होएगा। और यहाँ पर इंसान और इंसानियत सबसे ऊपर है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस तरह से बच्चा सोचना शुरू कर देता है। यह थी हमारी 6 स्टेज, 3 लेवल। और इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और यह एग्जाम में आ भी सकती है। यह लिमिटेशन है हमारी इस थ्योरी के बारे में, लिमिटेशन यानी कि कमी है इसमें। तो क्या कमी है इसमें? यह कमी है कि जो हमारे लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने स्टडी की थी 72 बॉयज के ऊपर। मैंने थोड़ा इस पे स्ट्रेस भी किया था, थोड़ा फोकस करके बोली थी, थोड़ा जोर दे के बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि यह लिमिटेशन है। उन्होंने सिर्फ अपनी थ्योरी में सिर्फ बॉयज को ही इंक्लूड किया, गर्ल्स को क्यों नहीं किया? तो इससे यहाँ पर उनकी भेदभाव की यानी कि लैंगिक भेदभाव भी दिख रहा है, लैंगिक भेदभाव भी दिख रहा है। पहली तो इनकी यह होगी लिमिटेशन। सेकंड इनकी लिमिटेशन हो गई कि उन्होंने सिर्फ शिंकांगो के बच्चों पर ही स्टडी की, उनका ही कल्चर पर स्टडी की। तो उन्होंने एक ही संस्कृति के बच्चों पर, एक ही संस्कृति के बच्चों के ऊपर स्टडी की है, बच्चों के ऊपर स्टडी की है। तो यह थ्योरी तो बस उन बच्चों के लिए ही तो एप्लीकेबल रही, उनके लिए ही तो सही मानी जाएगी, बाकी के लिए तो उन्होंने स्टडी ही नहीं की। तो सिर्फ एक ही तरह के बच्चों पर स्टडी करने के बाद ही उन्होंने यह थ्योरी बनाई। तो यह सब पे अप्लाई करना सही नहीं कहा गया। और सेकंड, इन्होंने सिर्फ गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया, बॉयज को ही इंक्लूड किया। तो उन्होंने यहाँ से भेदभाव उनका अच्छे से नजर आ रहा है। और जैसे इन्होंने यह स्टेज बताई है, तो इन्होंने कहा कि यह स्टेज ऑर्डरली है, यानी कि उन्होंने जो ऑर्डर बताया है स्टेज का, तो यह ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन कोलबर्ग क्या कहते हैं, यह ऑर्डर ऐसे ही चलेगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो यह इनकी 3 बड़ी लिमिटेशन थी। पहला कि उन्होंने गर्ल को इंक्लूड नहीं किया, दूसरा उन्होंने एक ही संस्कृति के बच्चों पर स्टडी की, और तीसरा उन्होंने कहा कि ये स्टेज इसी ऑर्डर में होंगी। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये आगे पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ से मेन पॉइंट भी आ सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि कौन से लेवल में कौन कौन सी स्टेज आती हैं और कौन से स्टेज में बच्चे का कैसा बिहेवियर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो, आपको यह थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।